मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम कराक्रम के ताज महल की 9वीं चोटी पढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं। पीर 15 अगस्त सन 2005। वो दोनों लाउंज में आमने सामने बैठे थे। सैफ कुछ देर खामोश रहा, फिर बग़ैर किसी तमहीद के कहने लगा, परी मैं जानता हूँ तुम्हें ये सुनकर दुख होगा, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त की बहन को पसंद करता हूँ और ये मंगनी मैंने अपनी माँ की ख्वाहिश पर की थी। अब बहुत हो चुका, मैं ये मंगनी तोड़ना चाहता हूँ। तुम बताओ तुम क्या कहती हो? और वो क्या कहती, इसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बताओ परी, मैं मामू से बात करूँ? वो इसके जवाब का मुंतज़िर था। परीशे की आंखें छलक पड़ीं। सैफ, तुम प्लीज़ ये मंगनी तोड़ दो, मुझ पर तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान होगा। वो कहना चाहती थी, मगर न जाने क्यों हल्क से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उठ भी जाए परी, आप ही कब तक सोती रहेंगी? किसी ने इसे झंझोड़ा। वो बुड़बुड़ा कर उठ बैठी और इर्द गिर्द देखा। इसका लाउंज और सैफ सब कुछ हवा में तहलील हो गया था। वो इनसे हज़ारों मील दूर राकापोशी के बर्फीले मैदान में नस्ब एक खैमे के अंदर लेटी थी। खुदाया, इसने अपनी कनपटी सहलाई। ख्वाहिशात अब ख्वाब बनकर सताने लगी थीं। फिर वो खामोशी से तैयार होने लगी। तैयार होकर इसने नाश्ता किया, फिर आखिर में अपने बूट्स के नीचे क्रैम्पन्स चढ़ाए और ग्लेशियर गॉगल्स लगा ली। इरसा करीब ही बैठी कागज़ों का पलंदा अपने रिक्शैक में ठूंसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरे पैक में रस्सी है, इसलिए ये पूरे नहीं आ रहे, आप ये अपने वाले में डाल लें। इसने इरसा के हाथ से कागज़ ले लिए। सामान समेट कर खड़ी हुई तो गोद से ट्रांसीवर की 2 बैटरियां गिरी। वो अपनी मुट्ठी में दबोचे बाहर निकल आई। आसमान अभी तक सयाह था, रात तमाम नहीं हुई थी। पिछली पूरी शाम सोने के बायस वो खासी ताज़ा दम थी। आसमान भी साफ़ और तारे दूर दूर तक जगमगा रहे थे। आज भी यकीनन एक साफ़ दिन होना था। खैमे के बाहर बर्फ़ पर उफ़क और फरीद तैयार खड़े थे। उफ़क झुककर जूतों के तस्मे बांध रहा था। वो इसके अकब में आई और इसकी पुश्त पर बंधे रक्सक के एक खाने में दोनों बैटरियां डालकर जिप बंद कर दी। सिर्फ बैटरी रखने को इसमें दोबारा अपने बैग खोलने की हिम्मत नहीं थी। साहब, एक बात कहूँ? सर पर टोपी दुरुस्त करते हुए फरीद ने उफ़क को मुखातिब किया। साहब, मेरी बात मानो तो आगे न जाओ। ये शुमाल मगरबी रिज आज तक कोई सर नहीं कर सका। उफ़क अरसलान कर लेगा, तुम फिक्र मत करो। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। परीशे ने चौंक कर इसे देखा। वो हद से ज़्यादा खुद एतमाद और हठ धर्म था। साहब, मौसम ख़राब हो जाएगा। आसमान तो साफ़ है। साहब, वो शुमाल में सितारों का झुंड देख रहे हैं। ये सितारे मैंने कभी इस महीने में दुमानी के आसमान पर नहीं देखे। ये अच्छी पेशन गोई नहीं करते। आप दुमानी को हम हुंजू अक्सर से ज़्यादा नहीं जानते। हमारे पास इतना फ्यूल और गियर नहीं है कि हम बैठकर इंतज़ार करते रहें। पैंट झाड़ते हुए वो सीधा हो गया। फरीद भी चुप हो गया। वो इसी तरह खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। अचानक इसके सर के पीछे कोई नोकदार चीज़ ज़ोर से लगी। वो घबरा कर पलटी। 3 पहाड़ी कौओं ने इस पर हमला कर दिया था। इसने ज़ोर से सर पे हाथ मारा, वो उड़ गए। इसने उनको देखते हुए सर का पिछला हिस्सा सहलाया जहाँ उन्होंने चोंचें मारी थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उफ़क कदरे फ़िक्रमंदी से इसके करीब आया। वो इसी तरह अजीब निगाहों से दूर से आसमान पर उड़ते कौओं को देखती रही। प्रीशे, क्या हुआ? इसने दोबारा पूछा। इसने चौंक कर सर झटका। कुछ नहीं, यूं ही कुछ याद आ गया था। इसने दोबारा सर झटका और बुलाने की कोशिश की जो याद आया था। ठीक 6 साल पहले, जिस दिन इसकी मम्मा की वफ़ात हुई थी, इस रोज़ भी सुबह जॉगिंग के दौरान इस पर यूं ही कौओं ने हमला कर दिया था। वो भी ऐसे ही पहाड़ी कौवे थे। पता नहीं क्यों इसको अजीब सी घबराहट होने लगी। इरसा कान पर फ़ोन लगाए बोलते हुए खैमे से बाहर आई। जी जी बिल्कुल, मैं कैंप 31 पहुँच कर बाबा से बात कर लूँगी। जी श्योर, ओके, टेक केयर, लव यू मॉम, बाय। इसने सेटेलाइट फ़ोन बंद करके परी को थमाया और ख़ुद सर पर हेलमेट जोड़ने लगी। इस वक्त परीशे का दिल चाहा कि वो भी पापा से बात कर ले, मगर इसके पास उनका कोई नंबर नहीं था। इसने खामोशी से फ़ोन बैग में रख दिया। हमें जल्द अज जल्द कैंप 3 पहुंचना है। आज रस्सियाँ आपस में नहीं बांधेंगे, क्योंकि ऐसे हमारी रफ्तार सुस्त हो जाएगी। चलो ना परी, तुम क्या सोच रही हो? इसे क्लाइंबिंग हेलमेट हाथ में पकड़े गुमसुम खड़े देखकर वो जाते जाते पलटा। इसने कदरे सोचती मुतज़ब्ज़ब निगाहों से इसे देखा। उफ़क, फरीद ठीक कह रहा है। आसमान पर सितारों का झुंड और ये कौओं का हमला, ये बुरी अलामतें होती हैं। क्या हैरी पॉटर बहुत पढ़ने लगी हो? वो मुस्कुराया। उफ़क, मैं सीरियस हूँ। ये अनक्लाइम्ड रिज है। मौसम को देखो, चंद घंटों तक तो बर्फ़बारी शुरू हो गई।
میں انقرہ سے ہنزا اس لیے نہیں آیا تھا کہ برف باری سے ڈر کر بیس کیمپ میں چھپ جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری چھٹی حصہ یا کچھ اور۔ میرا خیال ہے ہمیں آج سفر نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دن کا آغاز ہی بدشگونی سے ہوا ہے۔ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ چند لمحے بے حد سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، بدھ مت کے بکشو نیپال آنے والے سیاحوں کے متعلق کہا کرتے تھے، صاحبوں کو جانے دو جہاں ان کا دل کرے، مگر چوٹیاں نہیں کہ وہ بدھا کا مسکن ہوتی ہیں۔ بدھا کے پیروکار ایورسٹ کو چولمبگیا یعنی مدر آف گوڈنس آف دا ورلڈ اور ساگر ماتا کہا کرتے تھے۔ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ 6 نسلوں پہلے کے شرپا ساگر ماتا کی چوٹی پر قدم رکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے خیالات تب بدلے جب تینزنگ نے سر ایڈمنڈ ہیلری کے ساتھ ایورسٹ سر کیا۔ یقین کرو اس وقت اتنی توہم پرست باتیں کرتی تم مجھے بدھ مت کے کسی مٹھ میں رہنے والی راہبہ لگ رہی ہو۔ اس کا انداز اتنا قطعی اور منطقی تھا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ حالانکہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے تم توہم پرست کہو یا جو بھی، میں آگے نہیں جانا چاہتی۔ پری آپی، اگر ہم یہ رج سر کر لیں تو ہمارا نام تو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا۔ ان دونوں نے کسی بات کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اب اگر وہ ان کے ساتھ نہ چلتی تو وہ اسے اس کی بزدلی شمار کرتے۔ وہ کسی ریکارڈ بک میں نام نہیں لکھوانا چاہتی تھی۔ وہ ادھر راکا پوشی سیر کرنے بھی نہیں آئی تھی۔ وہ تو خود تسخیر ہو کر اپنے فاتح کو لینے آئی تھی، اور اس وقت جس طرح اس کا دل کسی انہونی کے باعث گھبرا رہا تھا، وہ بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی، مگر ٹھہرنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ وہ ان کے آگے چل رہا تھا، اس کے قدموں سے بننے والے نشانات پر قدم رکھتی، وہ سر جھکائے خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا اور قدموں کے نیچے موجود گلیشیئر کے اندر سے سلائیڈنگ کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ کہنے لگا، ارسا تمہارے ناول کا نام کیا ہوگا؟ دی راکا پوشی کلائمب، یا پھر راکا پوشی دی ان کلائمب رج، یا پھر انٹو تھن ایئر آف راکا پوشی؟ وہ مشہور کتابوں کے نام بگاڑ رہا تھا۔ ارسا ہنستی، خیر میرے ناول کا نام خاصا مختلف ہے۔ کیا ہے؟ جب چھپ جائے گا تو پڑھ لیجئے گا۔ ارسا اپنے ناولوں کے متعلق خاصی شرمیلی تھی۔ وہ ہنوز خاموشی سے جھک کر برف پر آئس ریکس مارتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے پری کی بات نہیں مانی، سو اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو پوچھنے لگا، کھانسی ٹھیک ہے تمہاری؟ تم کل شام نیند میں کھانس رہی تھیں۔ ہاں اب ٹھیک ہے، وہ مختصراً کہہ کر چپ ہو گئی۔ موسم صاف ہو تو راکا پوشی کی چوٹی سے میلوں دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے تئیں اسے سمٹ کرنے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ اچھا، میں تو یہاں اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کنکورڈیا یا بلتورو کی چوٹیاں دیکھنے آیا ہوں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ جس پہاڑ کے حسن کی وہ دیوانی تھی، آج پہلی بار اسے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خدا کرے بروس ہوتا رہے اور اسے علم نہ ہو کہ کوئی دبے قدموں اس کی اقلیم میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ نیچے برف کو بغور دیکھتی احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی۔ برف کے ایک قطعے پر وہ پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ ایک دم اس نے قدم چند فٹ آگے رکھتے ہوئے اس ٹکڑے کو پھلانگا، پھر مڑ کر بغور اس جگہ کو دیکھا۔ یوں ہی اسے شک سا ہوا تھا کہ اس کے اندر پہاڑوں کی کوئی درز چھپی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس سے چند قدم آگے تھا، اسے رکتے دیکھ کر خود بھی رک گیا۔ کچھ نہیں، تم ایک بات تو بتاؤ۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ چلنے لگی۔ ہوا قدرے تیز ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی بارش گرنے لگی تھی۔ اس نے ہیڈ لیمپ آن کر لیا۔ راکا پوشی کی چوٹی سے کون کون سے پہاڑ نظر آتے ہیں؟ بہت سے، افق نشان نے اچکائے۔ مثلاً کیٹو یا شاہ گوری؟ شاہ گوری ملتی زبان میں پہاڑوں کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ اور میشر بروم اور گیشیر بروم کی چوٹیاں، اور براڈ پیک اور کنگورڈیا کے دوسرے پہاڑ، اور راکا پوشی سلسلے کے دوسرے پہاڑ، ہراموش اور دومانی، اور نانگا پربت، اور فکر نہیں کرو تمہارا گھر نہیں نظر آتا۔ اس کی مسلسل اور کی تکرار پر وہ چڑھ کر بولا۔ وہ بدمزہ سی ہو گئی، ہر وقت سڑے رہا کرو تم۔ اچھا، وہ مسکرا کر پلٹا، پھر دستانے والا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے پریشے نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ افق نے اس کا ہاتھ قدرے کھینچ کر اپنے قریب کیا، یہ اس لیے کہ اگر گریں تو اکٹھے گریں گے۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ پریشے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنستے ہنستے اس نے سڑک کو پیچھے جنبش دی۔ تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ارسا آ رہی تھی۔ اس کا ہیڈ لیمپ آف تھا۔ اس کے عقب میں فرید تھا۔ اس نے گردن واپس موڑ لی۔
वो और उफ़क़ हाथ थामे चांदनी में नहाए राका पोशी पर कदम बढ़ाने लगे। इसी असना में इसके अकब में धमाका हुआ। वो दोनों घबरा कर पलटे। पीछे मीलों दूर तक चांदनी से चमकती बर्फ़ फैली थी और चंद मीटर दूर एक लंबा सा गड़ा था। पहले तो इसे समझ नहीं आया कि एक लम्हे में क्या हुआ, और जब समझ में आया तो ओ मेरे खुदा, इरसा पहाड़ों के किसी दर्ज में घिर गई है। वो बौखला कर वापस भागी। इरसा, इरसा! वो दौड़ती हुए गड़े के करीब आई। गड़े के अंदर गहरा अंधेरा था। इरसा, तुम ठीक हो? गड़े के करीब दोजानो होकर इसने अंदर झांका। वहाँ मुहीब सन्नाटा और तारीकी थी। इसको अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। उफ़क़ भागता हुआ इस तक आया। फरीद चंद कदम दूर था। उफ़क़, कुछ करो प्लीज़। उफ़क़, वो गिर गई है, इसे बाहर निकालो। उफ़क़ का बाजू झंझोड़ते हुए इसके लबों से बेरब्त फ़िक्रे अदा हो रहे थे। मैं करता हूँ कुछ। इसने अपना हेलमेट पर लगे सुर बल्ब से लगे गड़े पर रोशनी डाली। फरीद भी अंदर रोशनी करने लगा। अब वो दोनों इसे आवाज़ें दे रहे थे। इरसा, तुम इधर हो? इरसा, जवाब दो। वो इसे पुकारते रहे। हेडलैम्प की रोशनी शगाफ में डालते रहे, मगर अंदर चंद मीटर बर्फ़ के अलावा कुछ नज़र ना आता था। रीशे के जिस्म से जान निकल रही थी। वो जवाब क्यों नहीं दे रही? वो बोलती क्यों नहीं है? शायद इससे बोला ना जा रहा हो। वो ठीक होगी, इसे कुछ नहीं हुआ होगा। अब ये उफ़क़ इसे बाहर निकाल लेगा। वो ख़ुद को तसल्लियाँ दे रही थी, मगर इसका दिल घबरा रहा था। इरसा, प्लीज़ जवाब दो, तुम ठीक हो? वो कितनी ही देर इसे आवाज़ें देता रहा। इसका गला बैठ गया था और आवाज़ फट रही थी, मगर पहाड़ की तारीक अमीक दर्ज बिल्कुल खामोश थी। हल्की सी कराह, कमज़ोर सी खांसी, ज़िंदगी की कोई रमक इस दर्ज में नज़र नहीं आ रही थी। बर्फ़ गिरने लगी। हवा का ज़ोर ज़्यादा हो गया। उफ़क़ और फरीद झुक कर इरसा को आवाज़ें देते रहे। दोनों के हेलमेट और चेहरों पर बर्फ़ के ज़रात लगे थे, मगर दर्द से कोई जवाब ना आया। रीशे का दिल डूब रहा था। उफ़क़, कुछ करो प्लीज़। इसका जैसे सांस ही रुक रहा था। इरसा कितनी देर से इस अमीक दर्ज में मन्नो बर्फ़ तले दबी होगी। इसका सांस भी ऐसे ही बंद हो रहा होगा। इस तसव्वुर से इसकी रूह तक कांप उठी। उफ़क़ और फरीद थक हार कर खामोशी से गड़े के किनारे बैठ गए। इनकी खामोश सूरतें परीशे को हिला रही थीं। तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? इसे निकालते क्यों नहीं हो? उफ़क़, जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इसने इसका कंधा ज़ोर से हिलाया। उफ़क़ ने सर उठाया। वो ग्लेशियर गॉगल्स उतार चुका था। इसके सर, नाक, आँखों और छोटी छोटी बड़ी शेव में बर्फ़ के ज़रात फंसे थे। इसने धीरे से नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरा नहीं ख्याल अब कोई उम्मीद है। वो अब तक मर चुकी होगी। करंट खाकर परीशे ने इसके कंधे से हाथ हटाया। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। वो कैसे? नहीं। वो बेयकीनी से नफ़ी में सर हिला रही थी। तुम देखो तो सही उफ़क़, वो अंदर ही होगी। इसका सांस घुट रहा होगा। वो मदद के लिए पुकार रही होगी। हवाओं के शोर से इसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच रही होगी। तुम देखो तो सही ना। किसी मोहूम उम्मीद के तहत इसने कहा। वो नहीं है परीशे। किसी थके हारे शिकस्त खुर्दा सिपाही की मानत इसने मायूसी से सर हिलाया। वो होती तो जवाब देती। ओ खुदाया! वो दोनों